गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, विनिर्माण उद्योग। बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, जिसे आप लोग 8वीं कक्षा में पढ़े हैं और वैसा कि वैसा ही थोड़ा विस्तृत मात्रा में यहाँ पर है, लेकिन कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो फिर से हम लोग देखते हैं इस विनिर्माण उद्योग को। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विनिर्माण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि उद्योग कहाँ पर स्थापित होते हैं, इन कारकों के या उन घटकों के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन, उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। अलग अलग आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है, उन सभी उद्योगों का हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। आज ये 4 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख उद्योग, जो कृषि आधारित उद्योग या खनिज आधारित उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जिसे हम लोग कहते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण के उपाय, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इस प्रकार से ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें से आज हम लोग पहले भाग में 4 प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। विनिर्माण उद्योग। प्यारे बच्चों, विनिर्माण उद्योग ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें जो भी लोग लगे होते हैं वो नए चीज़ों का निर्माण करते हैं और इसलिए इसको द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। इसमें मुख्यतः आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े उद्योग तो होते ही है। आधुनिक उद्योगों के बारे में जिसे हम लोग विनिर्माण उद्योग कहते हैं, उनको तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भारत में भी कुछ घरेलू उद्योग या हस्त उद्योग या कुटीर उद्योग भी पाए जाते हैं। उसकी थोड़ी एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सामान्यतः उसका मीनिंग ही है प्यारे बच्चों, घरेलू उद्योग मतलब घर में करने वाले उद्योग, हस्त उद्योग मतलब हाथ से साधारण औजारों से, कुटीर मतलब घर ही होता है, कुटीर उद्योग। तो सामान्यतः अपने ही घर में पारंपरिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसे घरेलू उद्योग कहा जाता है। जैसे दीप बनाना, टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना या काष्ठकला, यानी लकड़ी से कई सारी जो क्या कहते हैं हम लोग शो की चीज़ें बनाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें घरेलू उद्योग, हस्त उद्योग या कुटीर उद्योग में आते हैं। अब हम देखेंगे विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। वेरी सिंपल, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों मतलब जो भी कच्चा माल मिलता है उसके ऊपर प्रसंस्करण करके उसको अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है और ऐसे कई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, उसको हम लोग विनिर्माण उद्योग कहते हैं या विनिर्माण कहा जाता है। जैसे कागज लकड़ी से बनाया जाता है, चीनी गन्ने से बनाया जाता है, लोह से लोह इस्पात बनाया जाता है और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लकड़ी ये कच्चा माल है, इसके ऊपर प्रक्रिया करके प्रसंस्करण करके उसको अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है, मतलब उसकी उपयोगिता भी बढ़ती है और मूल्यवान मतलब उसकी कीमत भी बढ़ती है। विनिर्माण उद्योगों का महत्व देखते हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति निर्माण से मापी जाती है। तो किसी भी देश को जब हम लोग विकास या विकासशील देश हम कहते हैं, तो उसकी आर्थिक उन्नति है, उस देश में कितना औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ या औद्योगिक विकास हुआ है, उस पर मापी जाती है। विनिर्माण उद्योग विकास की तथा आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है। तो इसके प्रमुख 4 जो है महत्व हम लोग देखेंगे। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरना द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं।
तो देखिए प्यारे बच्चों, विनिर्माण उद्योग तो सबसे पहले कृषि को आधुनिकीकरण करने में सहायक है, नंबर एक। और दूसरा, द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। मतलब जो अधिक लोग कृषि पर निर्भर है वो लोग अभी द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में काम करेंगे, तो कृषि में पाए जाने वाली जो अल्प बेरोजगारी या जिसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी बेरोजगारी है वो इधर डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ उनको काम मिलेगा, तो देश का आर्थिक विकास होगा और राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। प्यारे बच्चों, जिस देश में औद्योगिक विकास होता है वहाँ बेरोजगारी कम हो जाती है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल डेवलप होते हैं तब वहाँ पर डेफिनेटली लोगों को काम मिलता है, चाहे वो कुशल कारीगर हो या कुशल श्रमिक हो या अकुशल श्रमिक हो, दोनों को वहाँ पर काम मिलता है। तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। प्यारे बच्चों, हमारे देश में औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। क्षेत्रीय असमानता का मतलब क्या होता है? कुछ प्रदेशों में या कुछ हिस्सों में बहुत अधिक औद्योगिकरण हुआ है तो कुछ क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, इसे कहते हैं क्षेत्रीय असमानता। तो इस क्षेत्रीय असमानता को, इसके कारण क्या हुआ, उस क्षेत्र के लोग गरीब ही रहे, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हो पाया और कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और इसीलिए क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए ऐसे जगह पर उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है या प्रयास कर रहे हैं कि ताकि उस क्षेत्र का विकास हो, वहाँ के लोगों को, वहाँ के समुदाय को, खासतौर पे जो जनजातीय लोग जो है, SC ST और जो OBC लोग हैं, इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ये अभी कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देता है। डेफिनेटली अगर औद्योगिकरण होता है प्यारे बच्चों तो वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, और जब वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा तो अतिरिक्त उत्पादन हम लोग निर्यात करेंगे, और जब अतिरिक्त उत्पादन निर्यात होगा तो हमें विदेशी आय मिलेगी, यानी कि वाणिज्य व्यापार में बढ़ावा मिलेगा और अपेक्षित विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती रहेगी। और चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका विनिर्माण उद्योगों का महत्व, कि वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध तथा शीघ्र औद्योगिक विकास में ही निहित है। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में अगर एक हम नजर डालेंगे तो वही देश विकसित है जो देश कच्चे माल पर प्रक्रिया करके पक्का माल बेचते हैं, वही देश विकसित कहा जाता है या विकसित है। अभी देखिए, सिंपल जापान का उदाहरण लीजिए। जापान में संसाधन नहीं है लेकिन वो कच्चे माल दूसरे देशों से खरीदी करता है और पक्का माल बना के विश्व को बेचता है, जिसके कारण आज जापान एक डेवलप कंट्री है। तो हमारे देश में तो संसाधन बहुत है और इसीलिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, केवल हमें औद्योगिक विकास पर बल देना पड़ेगा और उसमें भी क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करते हुए हमें ये औद्योगिक विकास साधना होगा। तो इस प्रकार के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। कृषि में सहायक है, रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक है, मतलब कृषि क्षेत्र का जो दबाव है रोजगार का वो कम करने में भी मदद करता है। दूसरा, बेरोजगारी गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण साधन है विनिर्माण उद्योग, ठीक है। और इस प्रकार से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना भी एक लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसके कारण देश में उत्पादन बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और जैसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है तो देश के विकास में वो सहयोग होता है। और लास्ट जो है कि जो देश कच्चा माल को प्रक्रिया करके पक्का माल निर्यात करता है या बेचता है तो वो देश विकसित हो जाता है। तो इस दृष्टि से ये 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, या इसी को मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूँ, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। अपने पक्ष में तर्क दीजिए या स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार का एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कृषि उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, पृथक मतलब अलग। तो कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से पूरक है, ठीक है। एक दूसरे से पूरक है, ये अलग नहीं है। भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, तो भारत में जो कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित हुए, मतलब कृषि से कच्चा माल लेके प्रक्रिया करके चीजें बनाना, जैसे
गन्ने से चीनी बनाना है, कपास से धागा बनाना है, कई सारी चीज़ों का आप लोग उदाहरण देते। गेहूं से आप लोग क्या कहते हैं, आटा बनाना है या ब्रेड बनाना है जैसे उद्योग, दूध जो है दुग्धजन्य पदार्थ बनाना है वगैरह वगैरह। तो भारत में कृषि पर, इस सेंटेंस को ठीक से पढ़िए, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। मतलब कृषि से कच्चा माल लेके जो उद्योग प्रक्रिया करके चीजों का निर्माण करते हैं, उन उद्योगों ने क्या किया है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक हुए हैं या प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद, देखिए ये तो कृषि पर निर्भर है, ठीक है, लेकिन कृषि भी इनके ऊपर निर्भर है। कैसे, देखिए, इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए लगने वाला पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, प्लास्टिक पाइप, मशीन, कृषि औजार जैसे कई सारे जो भी खेती को लगने वाली चीजें हैं, ये कौन देते हैं इन्हें, उद्योग। तो देखिए प्यारे बच्चों, उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है, तो कृषि जो है उद्योगों पर निर्भर है। विनिर्माण उद्योगों के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ा है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। तो देखिए प्यारे बच्चों, विनिर्माण उद्योगों से विकास भी हुआ है, स्पर्धा भी बढ़ी हुई है, और इसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब कृषि उत्पादन बढ़ाने में इसका योगदान रहा कंपटीशन के कारण, और उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के कारण ये सब संभव हो पाया है। और इंस्ट्रूमेंट कौन दे रहे हैं, उद्योग। आज वैश्वीकरण के युग में उद्योगों का अधिक सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी होने की आवश्यकता है। हमने वैश्वीकरण पढ़ा है प्यारे बच्चों, आपने देखा कि वैश्वीकरण में विश्व के कंपनियों के साथ हमें कंपटीशन करना है, और उसके लिए हमें क्वालिटी डेवलप करना है, और उसके लिए हमें गुणवत्ता को बढ़ाना है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमें केवल अपने देश के लिए प्रोडक्शन नहीं करना है, तो हमारी वस्तु ये गुणवत्ता युक्त करना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होना चाहिए। तब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे और देश का विकास कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? वैसे पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योगों का योगदान, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योगों का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि उसमें से 10% भाग जो है खनिज खनन, गैस व विद्युत ऊर्जा का है, और तो इस प्रकार से थोड़ा कम ही माना जाता है। भारत की तुलना में अन्य पूर्वीय एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। मतलब हमसे ज़्यादा ही कह सकते हैं हम लोग, मतलब हमें और अधिक विकास करना है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है, यह अनुमान है। वर्ष 2030 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। मतलब औद्योगिक विकास का जो दर है वो 9 से 10% प्रति वर्ष की दर है। उपयुक्त सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना भी की गई है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। इसकी स्थापना की ताकि जो हमने उद्देश्य रखा है कि 9 से 10% प्रति वर्ष, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग विकास करेंगे, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष ये संस्था का गठन किया है। अब हम देखेंगे औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति का मतलब क्या है? वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, किसी भी जगह पर उद्योग स्थापित करने के लिए जो भी उद्योग स्थापित करता है वो कौन से कारकों को, कौन से घटकों को देखता है, वहाँ कौन कौन से घटक या कारक होना अनिवार्य है। बस एकदम सिंपल है, और ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसके जैसा सिंपल आंसर है, क्योंकि इट्स वेरी जनरल नॉलेज। उद्योगों की स्थापना वैसे संभवतः जटिल है वर्तमान समय में। जटिल इसलिए कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि जहाँ व्यवस्था है वहीं उद्योग स्थापित होंगे, जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ व्यवस्थाएं बना के भी उद्योग स्थापित किया जा सकता है।
उसमें एक ही उद्देश्य होता है जो हम लोग बाद में देखेंगे। उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है। इनकी स्थापना सामान्यता जो है कच्चे माल की जहाँ उपलब्धता है, सस्ता कच्चा माल होना चाहिए, सस्ते श्रमिक होनी चाहिए, उनके पास पूंजी होनी चाहिए, विद्युत होनी चाहिए, बाजार और परिवहन साधन होने चाहिए। तो ऐसे जगह पर सामान्यतः उद्योग विकसित होते हैं या यहाँ पर लोग प्रिफरेंस देते हैं। लेकिन यह सभी कारक एक जगह होंगे यह कहना मुश्किल है। अगर ऐसा कहेंगे तो सारे कारखाने फिर शहरों के पास ही स्थापित होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो और इसीलिए ये इसको कहा जाता है जटिल प्रक्रिया। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। तो वेरी सिंपल, हम ये नहीं कह सकते कि इतने सारे जो कारक है एक जगह ही उपलब्ध होंगे, लेकिन इतना तो हम कहेंगे कि उद्योग सामान्यतः वहां स्थापित किए जाते हैं जहां पर ये जो कारक एक तो पहले उपलब्ध है या उसे कम कीमत पर उपलब्ध किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी उद्योग लगाने वाला व्यक्ति अपनी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो कम से कम हो यही देखता है। उत्पादन मूल्य जो है वो कम से कम, लागत मूल्य जो है कम से कम होना चाहिए। औद्योगिक प्रक्रिया शुरू होने से क्या हुआ, नागरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, शहरों का विकास हुआ। ठीक है, नगर उद्योगों को बाजार एवं सेवाओं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह उपलब्ध कराते थे। तो नगरों में सामान्यतः ये बैंक होती है, बीमा, परिवहन, श्रमिक और वित्तीय सलाहकार भी होते हैं वहाँ पर। और इसीलिए सामान्यतः जो है अधिकतर जो शहरों का विकास हुआ है वो नगरों के आसपास ही हुआ है। नगरों केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से, मतलब ऊपर जो सुविधाएं थी, इसके कारण वहाँ पर कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो जब नगरों के पास सभी सुविधाएं होने के कारण, वेरी सिंपल, नगरों के पास सभी सुविधाएं होने के कारण कई बार बहुत सारे उद्योग वहां स्थापित हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग समूहन बचत कहते हैं। और ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे औद्योगिक समूह स्थापित होते हैं। मतलब उस स्थान पर फिर उस पर आधारित, कच्चे माल पर आधारित कई सारे उद्योग स्थापित होते हैं। जैसे अगर कहीं पर एक छोटा कारखाना बना हुआ है, जैसे मान लेते हैं वहाँ लो इस्पात एक उद्योग बना है, तो लो इस्पात पर आधारित छोटे छोटे मशीन बनाने वाले उपकरण बना, मतलब कच्चा माल वहीं से लेना है, इसलिए परिवहन खर्चा भी बचेगा, लागत मूल्य कम होगा और उसके कारण वहाँ पर कई सारे उद्योग स्थापित होते हैं। उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल जोन कहते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है टिस्को की स्थापना है, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड, जो जमशेदपुर में हुआ। तो वहाँ पर सबसे पहले टिस्को बना और आज वहाँ देखोगे तो कितने सारे इंजीनियरिंग के, मतलब लोह इस्पात पर प्रक्रिया करने वाले या उस पर प्रक्रिया करके अन्य चीज़ें जैसे छोटी मशीन है, कोई उपकरण है, औजार है, ये बनाने के कारखाने जब स्थापित होते तो उसे हम लोग औद्योगिक समूहन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा डायग्राम है, इससे आप देखिए क्या क्या चाहिए। उद्योगों के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है। तो वेरी सिंपल, उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे पहले जो है नियोक्ता कच्चा माल देखता है, सस्ता कच्चा माल होना चाहिए, सस्ते श्रमिक होने चाहिए, उसके पास पूंजी होनी चाहिए, बाजार होनी चाहिए वहाँ पर अपने बाजार बेचने के लिए, ठीक है, कच्चा माल लाने के लिए और ले जाने के लिए बाजार होना चाहिए। जल हो, बड़ा उद्योग जब स्थापित होता है तो जल की आवश्यकता होती है, संचार सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, रास्ते, रेलवे, इसकी सुविधाएं होनी चाहिए, भूमि, क्योंकि भूमि के बगैर कारखाना तो स्थापित, सस्ती भूमि मिलनी चाहिए, बिजली वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग उसमें उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। स्वतंत्रता के पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, क्योंकि उस समय हमें मशीन जो है विदेशों से लाना पड़ता था, बहुत सारा कच्चा माल भी वहाँ से लाना पड़ता था। और इसीलिए जो खास तौर पे जो हमारे बंदरगाह थे, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यहीं पर ये विनिर्माण उद्योगों का विकास हुआ। उसमें आप लोग जानते हैं सबसे पहले कपड़ा उद्योगों का ही विकास हुआ था, बाद में लोह इस्पात उद्योग। परिणाम स्वरूप कुछ नए नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से घिरे हुए भी कुछ ऐसे औद्योगिक प्रदेश भी विकसित हुए।
किसी उद्योग के अवस्थिति को निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से ये सेंटेंस ध्यान रखिए बेटा, ये मल्टीपल चॉइस पर बहुत बार पूछा जाता है। किसी उद्योग की अवस्थिति को निर्धारण करने वाला अगर कोई प्रमुख कारक है तो वो है न्यूनतम उत्पादन लागत। मतलब किसी चीज को उत्पादित करने के लिए कम से कम खर्चा लाना, ठीक है, या कम से कम खर्चा आना। तो लागत मूल्य अगर कम होगा तो वस्तुओं की कीमत कम होगी, वस्तु की कीमत कम होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अन्य कंपनियों के साथ वो प्रतिस्पर्धा कर सकेगी और उसका मुनाफा भी बढ़ेगा। तो इसलिए न्यूनतम उत्पादन लागत ये निर्धारण करने वाला प्रमुख घटक है। आज कोई भी उद्योगपति जो है या नियोक्ता जो है जहाँ कारखाना लगाएगा तो पहले यही सोचेगा कि लागत खर्च कम से कम हो। भला ही वहाँ पर एक आधी व्यवस्था नहीं है तो वो बाद में की जा सकती है, लेकिन मेन यही होता है। तो उद्योगों की आदर्श अवस्थिति के लिए 4 पॉइंट है। नंबर 1, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत कम होनी चाहिए। वेरी सिंपल, ठीक है। कच्चा माल प्राप्त करने का मतलब सस्ता कच्चा माल वहाँ होना चाहिए। उस स्थान पर उत्पादन की लागत कम होनी चाहिए। उत्पादन के वितरण की लागत मतलब उत्पादन फिर भेजने के लिए मतलब बाजारों तक पहुँचाने के लिए भी लागत कम होनी चाहिए। और उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, ठीक है, मतलब उस नियोक्ता ने करना चाहिए। अगर वो निर्णय करेगा तो ही उद्योग स्थापित होगा, अगर निर्णय करेगा तो उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। तो ये 4 प्रमुख कारक है किसी भी उद्योगों के आदर्श अवस्थिति माना जाता है। तो सामान्यतः ऐसे जगह पर कोई भी नियोक्ता कारखाना खोलता है या कारखाना लगाता है। उद्योग बाजार संबंध देखिए, उद्योग और बाजार का क्या संबंध है, उसका एक चक्र है जो पूरा होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, उद्योग स्थापित करने के लिए हमें निवेश करना होता है। निवेश किसके, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना होता है। तो किसके लिए, कच्चा माल खरीदी करने के लिए, भूमि खरीदी करने के लिए, रोज श्रमिकों को देने के लिए, ठीक है। पूंजी उद्यमी, यानी उद्यमी का मतलब यहाँ पर स्वयं वो जो उत्पादन करने वाला नियोक्ता होता है उसे ही हम लोग उद्यमी कहते हैं। ये उत्पादन के घटक है जो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हो। तो देखिए, निवेश करने के बाद में उसको लिए चाहिए कच्चा माल लाने के लिए परिवहन चाहिए, वो कारखाने तक आएगा, कारखाना बनाएगा, उसके बाद में तैयार माल बनाएगा, ठीक है, प्रक्रिया करके कच्चा माल से परिवहन के जरिए कारखाने में आएगा, कारखाना फिर पक्का माल बनेगा, फिर से वो परिवहन के जरिए कहाँ जाएगा, बाजार में जाएगा, फिर बाजार में वो बेचा जाएगा, जिससे क्या मिलेगी, पूंजी मिलेगी, और वे पूंजी फिर से कहाँ आएगी, उसी नियोक्ता के पास, उद्यमी के पास आएगी। इस प्रकार से ये उद्योग और बाजार का चक्र या संबंध चलता है। उद्योगों का वर्गीकरण देखिए प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वैसे उद्योगों का अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और एकदम सिंपल उदाहरण है और सिंपल डेफिनेशन है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, वेरी सिंपल, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर मतलब क्या है कि उद्योग किस क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उस पर आधारित। तो जैसे कृषि आधारित मतलब वह उद्योग जो कृषि से कच्चे माल के रूप में अपना कच्चा माल लेते हैं या कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में लेते हैं, उसको कृषि आधारित उद्योग। जो उद्योग कच्चा माल कृषि से प्राप्त उत्पादों के रूप में करते हैं उसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे कॉटन जो है, उस सूती वस्त्र उद्योग कॉटन उपलब्ध करेगा, ऊनी वस्त्र उद्योग जो है आप लोगों का जो ऊन है उसका उपयोग करेंगे, पटसन का उपयोग करके पटसन उद्योग तैयार करेगा, जो चटाई वगैरह जो बने, ठीक है। रेशम का प्रयोग करके रेशम बनाया जाएगा, रबर का जो भी उसका जो लिक्विड होता है उसका उपयोग करके रबड़ बनाया जाएगा, गन्ने से चीनी, चाय पत्तियों से मतलब चाय की जो पत्तियां होती है उससे चाय बनाया जाएगा, क्योंकि प्रोसेस करना होता है, कॉफ़ी वैसी, वनस्पति तेल, इसके आधार पर चमड़ा उद्योग भी है पशुओं पर आधारित। तो ऐसे कई सारे उद्योगों के उदाहरण देते हैं। वेरी सिंपल, कृषि आधारित उद्योग मतलब क्या होता है, वह उद्योग जिन्हें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से, बस। और कितने सारे उदाहरण आप लोग दे सकते हो। अब देखेंगे खनिज आधारित, वेरी सिंपल, जिन उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से, खनिजों के रूप में मिलता है, जो भूमि से निकाल कर जो कच्चा माल होता है या रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, अशुद्ध खनिज जिसे हम लोग कहते हैं, बाद में उसको शुद्ध किया जाता है। जो उद्योग कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर होते हैं उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग जो है ये लौह पर आधारित है, सीमेंट उद्योग, मशीन उद्योग, औजार उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, एल्यूमिनियम जैसे बॉक्साइट से बनाया जाता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी है
समुद्र आधारित, ठीक है, समुद्र से कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे ऑयल बनाना, या जिसे हम लोग कहते हैं हवाबंद डब्बाओं में जो पशु खाद्य, माफ कीजिए, समुद्री खाद्य को पैक करना, मछलियों से ऑयल तैयार करना, ये सारे उद्योग है। वन आधारित भी होते हैं, ठीक है, वनों से प्राप्त उत्पाद जैसे गोंद बनाना, डींग बनाना, दवाइयाँ बनाना, शहद इकट्ठा करना, कई सारे ऐसे उद्योग होते हैं वन आधारित। फर्नीचर बनाना लकड़ी से, वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी किताब में ये 2 ही है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं चारों बता देता हूँ। अब देखेंगे प्रमुख भूमिका के आधार पर। भूमिका के आधार पर इसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत मतलब जो उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं या अन्य उद्योग इसके ऊपर निर्भर होते हैं। सिंपल, अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल यहाँ से जाता है, वो है आधारभूत। इसको प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है। जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग पर अन्य उद्योग निर्भर है। तांबा प्रगलन, तांबा पर किस प्रकार से अन्य उद्योग जैसे बर्तन बनाने वाले हैं या इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने वाले हैं। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग जो है, इस पर एल्यूमिनियम से मुझे सारे जो हमारे ऑटोमोबाइल्स कंपनियां इसी पर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से इसे आधारभूत उद्योग। उपभोक्ता मतलब जो सीधा जो उत्पाद है सीधा डायरेक्ट उपभोग में लाया जाता है, या उपभोक्ता या ग्राहक उसका उपयोग करते हैं सीधा। जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु कराए जाते हैं उसको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी, ठीक है, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, कई सारे हजारों उदाहरण आप लोग दे सकते हो। डायरेक्ट उपभोक्ता। अब देखेंगे पूंजी निवेश के आधार पर। इसमें लघु उद्योग और बृहत उद्योग या बड़े उद्योग, आपके किताब में वैसे एक ही दिया है लघु उद्योग, लेकिन ये बृहत उद्योग भी है। तो जिस उद्योग में निवेश की गई पूंजी की राशि, वेरी सिंपल, इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। निवेश की गई पूंजी की राशि कितनी है, श्रमिकों की संख्या कितनी है, और उत्पादन की मात्रा कितनी होती है, वो प्रौद्योगिकी स्तर क्या प्रयोग लाया किया जाता है। तो वेरी सिंपल, जिस उद्योगों में निवेश की गई पूंजी की राशि, श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा व प्रौद्योगिकी स्तर, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का या बड़े बड़े मशीनों का वहां प्रयोग किया जाता है क्या? नहीं, क्योंकि उतनी क्षमता नहीं हुई। नाम है उसका लघु, छोटे उद्योग है ये। स्तर कम होता है उसे लघु आकार के उद्योग कहते हैं। वर्तमान समय में जो सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, हर समय इसमें चेंज होते रहता है। हम लोग जब पढ़े थे तो उस समय 5 लाख तक ही लघु उद्योग थे। आज इसकी देखिए 1 करोड़ निवेश करने वाले, अधिकतम सीमा है इसकी 1 करोड़ तक निवेश करके जो उद्योग शुरू किया जाता है वो लघु उद्योग में आता है। सिंपल डेफिनेशन है ये, डायरेक्ट इसमें निवेश में भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रम उद्योग जैसे कई सारे लघु उद्योग आपको देखने को मिलते हैं। बृहद या बड़े उद्योग, खाद्य प्रक्रम मतलब खाद्य पर प्रक्रिया करने वाले कारखाने, जैसे दुग्ध उद्योग है, ठीक है, और हमारे कृषि से प्राप्त फल पर प्रक्रिया करके वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बृहद यानी बड़े उद्योग, जिस उद्योगों में, वही सिंपल, जिस उद्योगों में निवेश की गई पूंजी की राशि, श्रमिकों की संख्या व उत्पादन की मात्रा व उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी, एकदम मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये प्रयोग करते हैं। अधिकतर काम यहाँ मशीनों से किया जाता है, उसे बृहद आकार के उद्योग कहते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, भारी मशीन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, ये सारे उद्योग बड़े उद्योग या बृहद उद्योग में आते हैं। तो ये भूमिका के आधार पर इसको बांटा जाता है। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामित्व के आधार पर, मतलब कारखानों पर किसकी मालकी है, किसका नियंत्रण है और कौन संचालन करता है। मतलब वो कारखाना कौन चलाता है, संचालन करना मतलब कौन चलाता है, और किसका नियंत्रण है मतलब किसकी मालिक है, उसका मालिक कौन है। तो इसके आधार पर इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, उसके बाद में संयुक्त उद्योग व सहकारी उद्योग। तो सार्वजनिक उद्योग को हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, सामान्यतः उसको पब्लिक सेक्टर ही कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित और सरकार द्वारा संचालित होते हैं। तो वेरी सिंपल, जो उद्योग सरकार द्वारा संचालित व नियंत्रित होते हैं उन उद्योगों को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जैसे भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है, सेल है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, आपका ये नासिक में है। तो ये एक सार्वजनिक उद्योग को कई सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। तो आपका रेलवे भी एक सार्वजनिक उद्योग में ही आता है। बहुत सारे आपके लोहा इस्पात कारखाने भी सार्वजनिक में हैं।
निजी उद्योग, निजी मतलब प्राइवेट, ठीक है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति भी हो सकता है या 4-5 लोग भी मिलके वो कर सकते हैं। उसे हम लोग निजी उद्योग कहते हैं। जैसे कई सारे भारत में प्रसिद्ध निजी उद्योग है। टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को कहा जाता है, जिसको 1907 में स्थापित किया गया था जमशेदजी टाटा द्वारा। ये भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना था और वो प्राइवेट था। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, ठीक है। डाबर कंपनी है, बजाज कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, कितने सारे कंपनी आप लोग नाम ले सकते हो। संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त मतलब जॉइंट, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड और मारुति उद्योग भी माना जाता है। मारुति उद्योग सेंट्रल गवर्नमेंट और मारुति के बीच में टाइप है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें जो शेयर है वो बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ये राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा चलाए जाते हैं। सहकारी उद्योग, कोऑपरेटिव, ठीक है, एक दूसरे से मिलकर, सभी मिलकर, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। वेरी सिंपल। सहकारी उद्योग में क्या होता है कि कच्चे माल के जो उत्पादक होते हैं वे ही लोग इकट्ठा आते हैं, एक संस्था गठित करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं सहकारी संस्था, ठीक है। उसके बाद में उसमें वो कुछ पूंजी जमा करते हैं, शेयर जमा करते हैं, ठीक है। 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, और लगभग अगर 10,000 लोग हैं तो वहाँ पर 10 लाख, 50 लाख उनकी पूंजी जमा होती है। और फिर कुछ राशि जो है बैंक से ऋण में लिया जाता है, और वो जो कच्चा माल उत्पादित करते हैं उसी पर आधारित फिर प्रक्रिया करने वाला वो कारखाना स्थापित करते हैं। उसमें वो स्वयं चलाते हैं, श्रमिक और ये किसान, उनकी एक बॉडी बनाई जाती है और वही स्वयं चलाते हैं, और इस प्रकार से स्वयं निर्णय लेते हैं। जो भी मुनाफा होता है तो सभी उत्पादकों को और श्रमिकों के बीच में बांटा जाता है। दैट इज़ द कोऑपरेटिव सेक्टर। बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन करप्शन के कारण ये काफ़ी हद तक बहुत जगह पर असफल होती है, लेकिन महाराष्ट्र में कई जगह पर यह सफल हुई है। जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है, उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित, मतलब केरल के जो नारियल उत्पादित जो किसान हैं वो लोग इकट्ठा हुए उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, जिसको कहते इकोनॉमिक भाषा में शेयर कहते हैं, अपना शेयर जमा किया, ठीक है, और बाद में कुछ ऋण लिया। फिर इस नारियल से जो भी चीज़ें पदार्थ बनाए जाते हैं, प्रक्रिया करने वाला एक छोटा सा कारखाना वहाँ स्थापित किया, वो स्वयं चलाते हैं, वही स्वयं, उसमें दूसरा कोई नहीं आएगा, वही उसमें से ही जो लोग होंगे वो इस कारखाने को चलाते हैं, मतलब नियंत्रण रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मशीन चलाने के लिए दूसरे उनको कुछ रखना ही पड़ेगा, स्किल पर्सन लोग उनको लाना ही पड़ेगा, लेकिन नियंत्रण जो है, डिसीजन मेकिंग जो है, वो पूरा पावर इनके हाथ में ही होता है। और इस प्रकार से इन उद्योगों को सहकारी उद्योग कहा जाता है। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर इसे कहा जाता है। तो कच्चा माल और जो तैयार माल है उसका भार कितना है, उसके आधार पर भारी उद्योग व हल्के उद्योग। जिस उद्योगों का कच्चा माल व तैयार माल भारी होता है उसे भारी उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, जितनी सारी गाड़ियाँ आपकी भारी होता है, भारी मशीन उद्योग, ये सारे उद्योग जो है ये भारी उद्योग है। इसके कच्चा माल भी भारी होता है और पक्का माल भी भारी होता है। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं उसे हल्के उद्योग कहते हैं। जैसे विद्युत इलेक्ट्रिक उपकरण उद्योग, रेशम बुनाई, वस्त्र उद्योग, ये हल्के उद्योग है। कच्चा माल भी हल्का और पक्का माल भी हल्का। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख उद्योग, जिसमें कृषि आधारित उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। उसके बाद में हम लोग रसायन उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में देखेंगे। मुख्य प्रश्न देखिए, विनिर्माण उद्योग किसे कहा जाता है? विनिर्माण उद्योगों का महत्व बताइए। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, स्पष्ट कीजिए, या एक दूसरे पर निर्भर है, तर्क दीजिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में उद्योगों के योगदान की चर्चा कीजिए। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति के प्रमुख कारक कौन से हैं, वह उद्योगों का अलग अलग आधार पर वर्गीकरण करके उदाहरण सहित उनकी व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यही रुकते हैं, फिर कल मिलेंगे।
हम लोग इसके आगे के भाग में भारत के प्रमुख